अच्छा, इसमें है ऑटोमेटेड। यही था ना, चलने लगा। और एल्स में देखते हैं, देखो जैसे ये ऑटोमेटेड है ना, कौन सी शीट है। अच्छा, एक चीज और याद रखना, जब भी एक्सेल बनाना, एक्सेल के नाम वाम में स्पेस मत यूज करना। ऐसा नहीं कि नहीं चलेगा, लेकिन स्पेस मत यूज करना। कई बार यही स्क्रिप्ट होंगी जो हम बनाएंगे विंडोज पे, चलेंगी कहीं और लाइनक्स पे या कहीं और, कभी कभी इशू आएगा। इसलिए स्पेस मत यूज करना, जहाँ स्पेस यूज करने का मन करे अंडरस्कोर यूज कर देना। जैसे जो फाइल के नाम रखते हो, जैसे टेस्ट डेटा नाम रखा हमने एक्सेल, टेस्ट डेटा का नाम जब इन्होंने रखा तो टेस्ट स्पेस क्या रखा, डेटा रखा। अपने कंप्यूटर का भी जो यूजर नेम है वो भी स्पेस, उसमें भी स्पेस मत रखो जब अपना सिस्टम पहली बार वो कर रहे हो। ठीक है, ये देखो, तो ये तो है, ये हो गई तुम्हारी शीट। वैलिड इनवैलिड, इनवैलिड वैलिड। अच्छा, दो वैलिड केस हैं और दो इनवैलिड केस। ठीक है, सही है। और इन्होंने इस तरह से ऑटोमेट कर दिया है। देखो क्या ऑटोमेट किया है, जैसे बताया गया। क्या किया इन्होंने, देखो आसान सा रास्ता है, इन्हें बस क्या करना है, मेथड कॉल करना है, कौन सा, गेट टेस्ट डेटा। इनको सारा डेटा मिल जाए, इनको एक डेटा एक वेरिएबल में आ जाएगा। किस वेरिएबल में, टोटल लिस्ट डेटा में। स्टैटिक वेरिएबल है, कहीं से भी यूज कर सकते हो। साइज निकाल के लगा के लूप क्या कर दिया इन्होंने, लगा दिया। और यहाँ देखो वैलिड लॉगिन से इन्होंने क्या किया, शुरू किया। जो डेटा इन्होंने, अब देखो ये जो टोटल लिस्ट था, ध्यान से समझना, लिस्ट के अंदर मैप थे ना, डॉट गेट करके ये क्या करना है, एक एक करके निकाल। ठीक है, और फिर उसको वैलिड लॉगिन में यूज करना है, फिर उसे कहाँ, बेसिक इंफॉर्मेशन में यूज करना है ना। और इसके बाद फिर क्या करना है भाई, रो डेटा डॉट गेट एक्सपेक्टेड एरर मैसेज मेथड कॉल करके इन्होंने क्या निकाल दिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। जो टेक्स्ट होगा पॉपअप का वो निकाल लिया। और इसके बाद कहा कि अगर इनवैलिड है तो इसको क्या करोगे, और अगर वैलिड है तब, वैलिड है अगर तब क्या करना है, वैलिड है या तो ऐसा करना है, जब वैल्यू क्या है, वैलिड है, तो उस कंडीशन में, अरे नहीं वैलिड में भी तो वैलिडेशन करना पड़ेगा। जो जो वैल्यूज डाली थी वो डिटेल पेज पे सब आ रही है कि नहीं आ रही, यही यहाँ पे अभी क्या है, क्या यहाँ पे अब इसका देखो एक बात क्या होगा, जैसे वैलिडेट पॉपअप टेक्स्ट है। अब वहाँ पे देखो क्या होता है, जब फॉर्म सेव करते हो लीड्स वाला तो कहाँ जाते हो, लीड डिटेल पेज में जाते हो ना। डिटेल पेज पे तुम्हारा वो लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, कंपनी नेम, ये सब आता है कि नहीं आता। गेट टेक्स्ट करके निकालोगे वो क्या होगा, एक्चुअल एक्सपेक्टेड क्या होगा, जो एक्सेल से डाले थे। भाई डेटा था कहाँ पे, एक्सेल में, एक्सेल से डाले कहाँ, लीड क्रिएट करने वाले फॉर्म में, सेव किए, अगले पेज पे पहुंचे तो वहां से निकाले क्या हम, एक्चुअल। और वही जो एक्सेल से डाले थे वही तो एक्सपेक्टेड है, भाई जो डाले थे वही तो आना चाहिए। फिर वो एक्सेल वाली वैल्यू से उसे क्या कर देंगे, मैच कर देंगे। जैसे कैसे, चलो ये जेनरिक मेथड है इनका, gn डॉट क्या, वैलिडेट क्या करें, टेक्स्ट। वैलिडेट टेक्स्ट क्यों कर रहे हैं हम, वैलिडेट टेक्स्ट क्योंकि वहां पे देखो, ओपन कर लेते हैं,
मार्केटिंग में गए, यही सब हो रहा होगा ना इसमें। लास्ट नेम गए, कंपनी नेम डाले, है ना, टाइटल ब्लैंक छोड़े, फोन नंबर डाले, जो मन किया वो डाले, जो मन किया नहीं डाले, सारे जो वहां से आएगा सब इसमें जाएगा। और जाने के बाद क्या कर देंगे, सेव कर देंगे भाई। अब सेव कर देंगे, ध्यान से देखो, कौन सा पेज आया, लीड का डिटेल पेज। यहाँ पे है ये सारे एलिमेंट, यही सब वेरीफाई करना है ना, यहाँ ABCD आ रहा है कि नहीं, कंपनी ये आ रही है कि नहीं, फोन ये आ रहा, फोन नंबर ये आ रहा है कि नहीं। और ये सब क्या कहाँ से डाला जाएगा, डेटा उठा के एक्सेल से। तो जो डालेंगे वही आना चाहिए ना। यहाँ से जो गेट टेक्स्ट करके निकालेंगे ये क्या होगा, मेरा एक्चुअल, और जो एक्सेल का डेटा है वो क्या होगा, एक्सपेक्टेड। तो देखो क्या करेंगे हम यहाँ, इस पहली बात तो देखो कौन सा पेज है ये, गेट लीड पेज, कहाँ गया ये, न्यू करके चाहे तो क्या कर दे, अलग पेज के लिए अलग क्लास बना दे, क्या, लीड डिटेल्स पेज, या वो भी बना दें, हाँ पेज बना दें। और क्या है, लीड, अच्छा लीड डिटेल्स, ये देखो इन्होंने बनाया ही हुआ। यहाँ पे क्या डालें, कुछ नहीं, फर्स्ट नेम का एक्सपाथ उन्होंने लिया। देखो ये फर्स्ट नेम यहाँ से आएगा, इंस्पेक्ट करो, ये फर्स्ट नेम शायद ना, हाँ है ना। इस तरह से इन्होंने क्या किया है। तो चलो ऐसे ही फर्स्ट नेम है, ऐसे ही क्या, हाँ लास्ट नेम, जो जो तुम फॉर्म में भर रहे वैसे सारे एलिमेंट को डालो। लास्ट नेम का क्या होगा, ये लो, अच्छा, और लास्ट नेम है, कंपनी है, कंपनी हो गया। अब हाँ कंपनी का ले लो, और क्या है, कंपनी है, ऐसे ही क्या है, फोन है, जो भी है ऐसे कॉपी करके पेस्ट करके रख लो। अच्छा कैसे एलिमेंट को हम लोग रखते हैं, अच्छा ये प्रोटेक्टेड है ना, कैसा है, प्रोटेक्टेड है। ये क्या हो गया, मान लो तब कैसे यूज करने के लिए बताया था। अगर कोई चीज प्राइवेट है, कहीं बाहर यूज करनी है, या प्रोटेक्टेड है कहीं बाहर यूज करनी है, तो क्या रास्ता है, गेटर मेथड बना देना। पब्लिक, ये बताया था ना, वेब एलिमेंट गेट फर्स्ट नेम, और बस क्या कर दो, रिटर्न। भैया यही इनकैप्सुलेशन है, इनकैप्सुलेशन का एग्जांपल पूछेगा तो यही बताओगे कि हमारी जो पेज वाइज OR है उसमें सारे एलिमेंट्स प्राइवेट हैं, बट हमने गेटर मेथड के थ्रू उन्हें क्या करा रखा है, रिटर्न करा। समझे मेरी बात, ये याद रखना इस पॉइंट को। अब यहाँ ऐसे यूज करो, देखो वैलिडेट टेक्स्ट क्या मांगता है तुमसे, बताओ, वेब एलिमेंट।
तो अगर मान लो हम लास्ट नेम को वैलिडेट कर रहे हैं तो किसका भेजें? और नहीं, उसका नाम क्या है? उस पेज का नाम क्या था? लीड डिटेल पेज। अच्छा, फॉर्म कहाँ फिलअप कर रहे हैं? ये सेव बटन है ना, यहाँ देखो है ना, सेव बटन कुछ रिटर्न कर रहा है? नहीं करना चाहिए। सेव करेंगे तो कहाँ जाएगा? डिटेल पेज पे जाएगा ना। चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर यहीं पे एल्स में जब आएगा तो कब आएगा? एल्स में जब एरर नहीं आएगी तभी तो कहाँ आएगा? एल्स में आएगा ना। या तो फिर यहाँ कर लें ऐसे, न्यू, क्या नाम है उसका पेज का? क्या नाम था? न्यू ये है वैलिडेशन। हाँ यही तो है, मार्केटिंग लीड्स वैलिडेशन। सॉरी हाँ ये है तो यार, हमें यही क्या करना इसका। या फिर एक चीज देखो, हम कह रहे हैं चाहो तो इस लाइन को यहां मत रखो, ध्यान से देखो, चाहो तो सेव बटन के बाद है ना, और इसके बाद यहां रिटर्न कर दो क्या? अरे सर अच्छा सर, देखो अब यहाँ चाहो तो ये जब सेव बटन पे क्लिक करोगे तो किसका ऑब्जेक्ट मिल जाएगा? ठीक है, मान लो ऐसे सही से नाम रखो, डिटेल पेज और डिटेल्स पेज। वेब एलिमेंट चाहिए ना, डॉट गेट फर्स्ट नेम, वेब एलिमेंट मिल गया। एक्सपेक्टेड टेक्स्ट चाहिए, क्या चाहिए? ये कैसे निकलेगा भाई? सब देखो यार, करोगे तो समझ में आएगा। रो डेटा डॉट, अब ये बताओ ऐसा क्यों लिख रहे हैं? एक कॉलम के नाम वाम में कभी स्पेस मत रखो, ठीक है? ये लो जी, क्या क्या मांग रहा है भैया? वेब एलिमेंट, और क्या मांग रहा है? एक मिनट, वेब एलिमेंट, एक्सपेक्टेड और एलिमेंट नेम। एलिमेंट नेम क्या दे दें? लिख दें फर्स्ट। क्या फर्स्ट नेम? हाँ ये लो। अब देखो ध्यान से भाई क्या लिखे, इस तरह से करना। ऐसे ऐसे एल्स में जो 8-10 फील्ड हैं जो भरे हो, सबका डेटा क्या करना है? यहाँ वैलिडेट करना। ये बात समझ में आ रही है? देखो भाई, करो इसको यार। कर ही नहीं रहे हो तो कैसे होगा? वैलिडेट टेक्स्ट मेथड है ना, क्या आर्गुमेंट मांगता है?
तुम्हारा दिमाग में काम करेगा, बस इसको सोचवाओगे तब तो यार, तुम लोग देखोगे भी नहीं। वैलिडेट टेक्स्ट मेथड का नाम है ना, तो वैलिडेट टेक्स्ट मेथड का नाम है, 3 आर्गुमेंट मांग रहा है साथ साथ। यार हमने कहा था ना, जनरिक मेथड तुम्हारे जिस फ्रेमवर्क पे काम करते हो, जो बनाते हो, तुम्हारे जनरिक मेथड एकदम क्लियर रहते हैं। ये 3 चीजें तो मांग रहा है, वेब एलिमेंट मांग रहा है, एक्सपेक्टेड टेक्स्ट मांग रहा है, और एलिमेंट का नेम मांग। वेब एलिमेंट मांग रहा है किसका भैया, जिसका टेक्स्ट वेरीफाई करना है, किसका करना है, जो डिटेल पेज पे आ रहा है उसमें करना। तो वो कहाँ रखा है, उसके लिए OR क्लास है, वहां रखा है, वहां से यहाँ यूज करना था, इसीलिए हमने उसे क्या किया, वो उसे एक गेटर के थ्रू क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया। और यहाँ हमने उसको, तो यहाँ जब भी यूज करोगे डिटेल्स पेज डॉट गेट फर्स्ट नेम, तो क्या मिल जाएगा, देखो भाई सब एकदम देख रहे हो, गेट फर्स्ट नेम है, क्या रिटर्न कर रहा है, वेब एलिमेंट। क्यों कर रहा है, कौन किसको दे रहा है, देखो ना अंदर जाके, ये देखो फर्स्ट नेम, इसी को तो दे रहा है। ऐसे ही बना लो सारे क्या, गेटर मेथड्स। अब देखो, अब ऐसे दूसरा वैलिडेट करो, क्या लास्ट नेम, उसके लिए भी देखो यहाँ पे क्या होगा, कहाँ गया, नाम बदल दे, इसका क्या रखना है, लास्ट नेम। मतलब देखो यही वेब एलिमेंट है, वहां यूज नहीं कर सकते, तो हम उसे क्या कर दे रहे हैं, गेटर मेथड के थ्रू क्या कर दे रहे हैं, रिटर्न करा दे रहे हैं, वहां मिल जाएगा। लो हो गया। और किस कॉलम में है डेटा, यही डेटा तो डाल रहे होगे। ये दूसरा हो गया। ऐसे ऐसे जो 7-8 वैल्यूज भरे थे यहाँ पे भर दो, तो अब सारा हो गया कि नहीं हो गया। पॉजिटिव सिनेरियो भी चलेगा और निगेटिव। पॉजिटिव में ये टेस्ट हो जाएगा कि भैया जो जो वैल्यू डाले थे वही अगले पेज पे गई या नहीं गई। भाई देखो एकदम दिमाग काम करना चाहिए यार। इस तरह से तुम्हारा जैसे 2 वैलिडेशन है। अब लेकिन तुम लोग सबसे बड़ी दिक्कत थी वो भी 2 जो नहीं जोड़ोगे यार। हम लोग डेली काम करते हैं, बताओ हम लोग पागल हैं। हमें काम मिलता है, हम चला के देते हैं उन्हें रोज, तब तो सीखते हैं। तुम लोग मतलब ये हरामखोरी इस स्तर की है यार, तो ऐसे कैसे होगा बताओ। टाइम ही नहीं, मतलब कैसे भाई, एकदम करके देखना पड़ेगा ना यार। 24 घंटे का टाइम है यार, उसको पूरा जैसे 2 हम लिखे तो आप 4-6 करोगे तब तो तुम्हारी उंगलियों को, तुम्हारे दिमाग को और तो कुछ क्लियर होगा। जब इसमें टाइम दोगे तब तो। अभी बहुत सी चीजें इसके बारे में नहीं सोचो, जहाँ जाओगे वहां सब लोग एक्सपीरियंस पे जाओगे ना यार, वहां भी नहीं करोगे। करना पड़ेगा ना, रोज 8 घंटे काम करोगे यार। पता नहीं 2 घंटे कोडिंग नहीं कर रहा है। चलो अच्छे, तो अब थोड़ा सा डेटा सब लोग अपने अपने हिसाब से ट्राई करो। डेटा में अभी और अप्रोच बाकी है, पढ़ाएंगे तभी। इसको पहले सब लोग क्या करो, इसको ट्राई करो कि डेटा किस तरह से मैनेज करना है पूरा दिमाग में। कम से कम नहीं कुछ तो ये तो बताओ कहाँ डेटा रख रहे हैं, कहाँ से उठा रहे हैं। एक फ्रेमवर्क में काम तो कर सको, पहले काम तो करो उसके ऊपर। जो वैलिडेशन है कैसे करना था ये सोचे थे, कैसे करना है इसको बताओ, ये सोचना था ना यार। भाई ये तो पॉपअप वेरीफाई हो गया, डेटा नहीं वेरीफाई होगा तो पॉजिटिव सिनेरियो कैसे होगा, एक्सपेक्टेड कहां से आएगा, एक्चुअल कहां से आएगा, कहां जाके तुरंत क्लास के अंदर जाके वहां मेथड बना देना होगा, वहां से रिटर्न करा। ये सब दिमाग में चलता है ना, हम लोग तभी तो काम करते हैं। पूरा ही चलता है ना कि यहाँ जाके तुरंत जोड़ दें, वहां जाके डेटा उठा लें, वही तो वहां डाले हैं, वहां से ये आ जाएगा, यहाँ इस तरह से ऐसे कोड करते हैं ना हम लोग। तो इसे करो यार। चलो ये तो हो गया तुम्हारा क्या, टेस्ट डेटा।
अच्छा एक छोटी सी चीज और देख लो। अच्छा रोशन ने प्रॉपर्टीज फाइल रीड करना बताया था, आसान सा तरीका था। जैसे जैसे इस एक्सेल फाइल में देखो, यहाँ कुछ चीजें मिल रही होंगी। जैसे देखो लॉगिन के टेस्ट केस में भी यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए था भाई, वैलिड यूजर नेम वैलिड पासवर्ड किसमें चाहिए था, लॉगिन वाले टेस्ट केस में भी चाहिए था, क्रिएट लीड में भी चाहिए, क्रिएट अकाउंट में भी चाहिए। तो हर टेस्ट केस में लॉगिन तो करना होगा ना। तो ध्यान से देखो, ये जो लॉगिन की इंफॉर्मेशन है हर शीट में डालेंगे, ये तो रिपीट करना हो गया ना। कल को हमसे कोई कहेगा कि यूजर नेम और पासवर्ड क्या हो गया, चेंज हो गया, तो हम क्या करेंगे, हम हर शीट में जाके यूजर नेम और पासवर्ड क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बड़ा क्या हो जाएगा, टेढ़ा काम हो जाएगा। अब मेरे पास 100 टेस्ट केस होंगे तो 100 सीट होंगी, 100 सीट को सबको लॉगिन चाहिए ना। तो 2 कॉलम ऐसे सब में जोड़ोगे तो एक तो पहली बात तो बहुत 100 दूनी 200 तो कॉलम बना डालोगे। हर जगह वैल्यू हर टेस्ट केस में क्या होगी, सेम ही होगा भाई। इसी टेस्ट केस में तो वैलिड इनवैलिड टेस्ट करोगे, क्रिएट लीड वाले टेस्ट केस में थोड़ी इनवैलिड वैलिड टेस्ट करने लगोगे। यहां तो तुम्हारा मोटिव क्या है, लीड क्रिएशन टेस्ट करना। लॉगिन और लॉगिन का बस क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू कि लॉगिन हो के काम आगे हो। और लेकिन इस यहाँ पे क्या चाहिए था, ये लॉगिन का टेस्ट केस है, यहाँ पे हमें पॉजिटिव निगेटिव सब पे लॉगिन को क्या करना था, टेस्ट करना। तो अच्छा ये देखो ये चीज हो रही है ना, यूजर नेम और पासवर्ड हर भाई हर टेस्ट केस में चाहिए होगा ना ये समस्या है कि नहीं, ये कहाँ चाहिए होगा, हर टेस्ट केस में चाहिए। अब कोई नया टेस्ट केस ऑटोमेट करोगे वहां भी ये 2 कॉलम है। इससे अच्छा ये 2 ही चीज हो गई। और बताओ एक चीज, ये तुम्हारे एप्लीकेशन का यूआरएल यहां लिखोगे, पता है ना। पहले तो भैया ये चीज भी जब एक एप्लीकेशन का डेवलपमेंट होता है तो डेवलपर कहाँ डेवलपमेंट करता है, पहले अपने लोकल सिस्टम पे, लोकल सिस्टम से उठा के फिर चीजों लोकल सिस्टम पे बनाने के बाद लोग उसे कहाँ डालता है, डेव सर्वर पे, जिसे कई बार डेवलपमेंट सर्वर कहते हैं या डेव सर्वर कहते हैं, है ना। फिर वहां पे टेस्टिंग हो जाती, डेवलपर अपने हिसाब से खुद टेस्ट कर लेते हैं, उनको लगता है डिफेक्ट आता है तो फिर फिक्स कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं, उनको लगता है सेटिस्फैक्ट्री है तो उठा के कहाँ डाल देते हैं, एक और सर्वर है जिसका नाम क्या है, क्यूए सर्वर। वहां पे जब टेस्टिंग हो जाती है तो फिर आ जाता है कहाँ, यूएट सर्वर या यूएटी सर्वर। वहां भी टेस्टिंग हो जाती है, तब कहीं जाके आता है किस पे, कई बार आता है कहाँ, प्री प्रोडक्शन, और फिर कई बार आता है क्या, प्रोडक्शन। इतने सर्वर से होके जाता है। तो एक सॉफ्टवेयर की एक वर्जन तुम्हें एक बिल्ड जो भी मिलती है उसमें क्या क्या रहता है, पहले कहाँ रहेगा, तो अपने भाई डेवलपर तो अपने लोकल सिस्टम पे काम करेगा ना, सर्वर पे कूद के थोड़ी ना काम करेगा, पहले अपने कहाँ काम करेगा, लोकल सिस्टम पे, अपने हिसाब से लोकल सिस्टम पे चला के देखेगा। जब उसे सही लगेगा तब उसी कोड को कहा जाएगा, अब डिप्लॉय कर दिया जाएगा। वर्ड क्या इस्तेमाल करेंगे, डिप्लॉय कर दिया जाएगा या तैनात कर दिया जाएगा कहाँ, डेव सर्वर। जब सर्वर होगा ना तो कोई यूआरएल होगा ना भाई। अच्छा बताओ फ्लिपकार्ट से बात कर ले, कैसे, यूआरएल से ना। तुम्हें flipkart.com पता है ना, तो हर डेव सर्वर का भी अपना क्या होगा, एक यूआरएल होगा। ये दुनिया को यूज करने के लिए नहीं है, इसे कौन यूज करेंगे, जो लोग बना रहे हैं, जो कंपनी में लोग बैठे हैं टेस्टर डेवलपर, वो लोग यूज करेंगे, वही लोग जाए। इसका यूआरएल जानते हो कैसा होगा, अक्सर कुछ ऐसे रहेगा जैसे https:/dev. ठीक है, मान लो dev. और vtigercrm.com ऐसा कुछ है। इस सर्वर पे जब हम टेस्टिंग करेगा कोई डेव सर्वर पे ना, तो यूआरएल क्या डालेगा, dev.vtiger.com डालेगा। तो जो खुलेगा वो क्या खुलेगा, डेव सर्वर पे खुलेगा। तो वहां टेस्टिंग होगी। जब वहां से सब कुछ क्या हो जाएगी,
हो जाएगा, सही है, तब वही सॉफ्टवेयर का कोड या अगर कुछ गलती है डेव सर्वर पे तो उसको डेवलपर क्या करेगा, सही करेगा। सही करने के बाद फिर टेस्ट होगा, इसके बाद डेवलपर क्या करेगा, उसी को डाल देगा क्या, क्यूए सर्वर। डेव सर्वर अलग है, क्यूए सर्वर अलग है। क्यूए सर्वर का यूआरएल क्या होगा, अलग होगा। उसका यूआरएल कुछ ऐसे होगा, https QA डॉट, जैसे जैसा नाम रखे या ऐसे रख दें QA05.vtigercrm.com। समझ रहे मेरी बात? जब तुमसे कहा जाएगा ना QA पे टेस्टिंग करो और तुम इस पे टेस्टिंग कर दोगे, ये यूआरएल डाल के टेस्टिंग कर दोगे, तुम्हें जूते से मारा जाएगा। आ जाएगा QA पे टेस्टिंग करो तो कहाँ ढूंढना था तुमको, इस पे करना था ना भैया। ये सब तो दिमाग में रखना होगा। तुमसे बोला जाएगा कि यार डेव पे टेस्टिंग करनी है, QA पे टेस्टिंग करनी है। हर सर्वर का अपना यूआरएल क्या होगा, अलग होगा। QAT का अलग होगा, प्री प्रोडक्शन का क्या होगा, अलग में होगा, और फाइनल वाला जो होगा वो क्या होगा, में भी ये होगा vtigercrm.com। ये सब इन सर्वर पे आता जाएगा, इन पे टेस्टिंग होगी, गलती होगी, सही की जाएगी, धीरे 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 अंतिम में फाइनल प्रोडक्ट कहाँ आएगा, प्रोडक्शन। और ये पूरा काम 2 हफ्ते के अंदर होगा। क्या होगा, 2 हफ्ते के अंदर होगा। समझ रहे हो मेरी बात? स्प्रिंट होती है ना, 2 हफ्ते 3 हफ्ते की एक स्प्रिंट है, तो 3 हफ्ते में इतनी प्रोसेस से होके सिस्टम को तब कहीं जाके क्या होगा, वो प्रोडक्शन पे आएगा, जब उसको क्या करेगा, कस्टमर यूज करेगा। बात समझ में आई? तो बताओ यूआरएल अलग अलग है ना। हमारा ऑटोमेशन चलाएगा तो हमसे कहेंगे ना कि यार डेव पे चला दो, QA पे चला दो, तो ऑटोमेशन हमें जाके यूआरएल क्या करना होगा, बदलना होगा ना। अब अगर हर टेस्ट केस में हम ऐसे लिख दें यूआरएल, जैसे यहाँ लोकल होस्ट है, अपने लोकल सिस्टम पे जब डेवलपर चला रहा होगा तो यूआरएल क्या होगा, लोकल होस्ट करके होगा। डेव सर्वर पे डालेगा कुछ और होगा। मतलब हर सर्वर में, सर्वर कैसे पहचाना जाता है इंटरनेट पे, अपने एड्रेस से ही तो। और हर सर्वर का एड्रेस पूरी दुनिया में क्या है, यूनिक। समझ रहे हो? ये देखो, यहाँ पे ये दे रहे हो ना, तो अब ऐसे हर टेस्ट केस में दोगे तो हर टेस्ट केस में जाके बदलोगे ना यार। बोलो, ब्राउजर है यहाँ क्रोम लिख दिए हो, बाद में कहेंगे फायरफॉक्स लिखो, हर टेस्ट केस में ऐसे ऐसे क्रोम लिखोगे तो जाके बदलोगे ना। कुछ चीजें ऐसी रहेंगी तुम्हें लगेगा हर टेस्ट केस में उनका क्या यूज है, कॉमन। जैसे तुम्हारे लॉगिन की डिटेल, यूजर नेम और पासवर्ड, लॉगिन हर टेस्ट केस में करना है और वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। और तुम्हारा यूआरएल, तुम्हारा ब्राउजर का नाम, तो ठीक है। और अच्छा रिजल्ट देते हो ना, रिजल्ट कहाँ आता है, एक्सटेंड रिपोर्ट बन के आती है कि नहीं आती? तो एक्सटेंड रिपोर्ट अभी कहाँ बन के आती है, अपने आप बन के आती है किसी पे ना। चाहे तो हम ऐसा कर दें कि कोई ये बता दे कि भैया एक जगह है, वहां लिख दोगे, जो इस फोल्डर का नाम लिखोगे वो इसी के अंदर बन के आई। तो इसीलिए हर फ्रेमवर्क में ये देखो, एक नई फाइल बनाओ, नाम रख दो क्या, config.properties। यही है ना। यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज और वैल्यूज रख दोगे। जैसे प्रॉपर्टीज फाइल ऐसे लिखी जाती है ना, यूजर नेम, या ऐसे रखना यूजर अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, जैसे लिखते हैं एडमिन यूजर, और या ऐसे लिखते हैं पासवर्ड इक्वल्स टू एडमिन, और यूआरएल इक्वल्स टू, यूआरएल की वैल्यू कुछ दें, यहाँ से दें। यहाँ जो लिखा गया है यहाँ न जाए, कहाँ जाए, config.properties।
केस ब्राउजर पे चलाना है, ऐसा हर भाई जब हमारे 100 टेस्ट केस तो सब एक ही ब्राउजर पे चलाने हैं ना। अब हर ब्राउजर में हर टेस्ट केस में क्रोम को, तब तो फायरफॉक्स करने के लिए हर ब्राउजर में क्या करना पड़ेगा, फायरफॉक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ ब्राउजर इक्वल टू लिख देते हैं, यहाँ से दें क्या क्रोम या फायरफॉक्स जो लिखना है, 4 वैल्यू। कई लोग ये भी रख लेते हैं क्या, रिजल्ट फोल्डर पाथ, तो यहाँ पे जो पाथ दोगे वही रिजल्ट जाएगा। कुछ लोग ये भी रख लेते हैं टेस्ट डेटा फोल्डर पाथ, मतलब जो है अपने हिसाब से यहाँ पे वैल्यू दे सकते, जो वैल्यू दोगे यही हम वहाँ अंदर यूज करेंगे। लेकिन ये सब कुछ कहाँ है, एक प्रॉपर्टीज फाइल में। तो मतलब प्रॉपर ध्यान से देखना, इसका हमने नाम क्या रखा है, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज। अपने फ्रेमवर्क के एक्सप्लेनेशन में 2 लाइन इसके ऊपर बोलोगे, कहोगे इन आवर फ्रेमवर्क देयर इज अ प्रॉपर्टी फाइल या देयर इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज। किस इसका नाम देखो क्या रखा गया, कॉन्फिग। कॉन्फिग का मतलब क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब जो फ्रेमवर्क जो ऑटोमेशन अपना रन करोगे तो रन करने के टाइम पे जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। जैसे क्रोम पे चलाना है कि रिजल्ट फलाने जगह जाएगा, कि यूजर नेम पासवर्ड, जो कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज जो हर टेस्ट केस में क्या है के लिए कॉमन। भाई हर टेस्ट केस में यूजर नेम पासवर्ड क्या है, कॉमन। हर टेस्ट केस में तुम्हारा यूआरएल ब्राउजर नेम ये सब क्या है, कॉमन। और सबसे बड़ी बात है, एक अच्छी बात है ना, जैसे मान लो तुम ही काम कहें कि यार एक काम करो क्रोम पे चला दो या फायरफॉक्स पे चला दो, तुम्हें पता है ना एक सेंट्रल लोकेशन है, यहीं पे लिखा है, अगर हमें जो चेंज करना है एक जगह आके क्या कर देंगे, चेंज कर। एक तरह से क्या बोलोगे, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट की क्या है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है, कैसे बोले, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब जैसे कोई चीज है यूज करने से पहले जो थोड़ा सेट करना होता है उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगर करना या कॉन्फ़िगरेशन करना। हाँ मतलब जब चीज क्या करते हैं, सेटअप करते हैं या कॉन्फ़िगरेशन वही करते हैं, वही सब यही हमने नाम क्या रखा है, कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज। यहाँ प्रोजेक्ट की वो इंफॉर्मेशन तुम बोलोगे कि देयर इज ए प्रॉपर्टी फाइल कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज from there we can configure the execution or there we are just keeping all the common things like username password URL है ना, ये सारी चीजें हम वहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो ये बोलना है अपने फ्रेमवर्क में। अब लेकिन हाँ इसे अच्छा, इसे रीड करने के लिए कोड लिखा गया है कि नहीं, नहीं लिखा गया तो बना दो यहाँ। और भी क्या, पब्लिक और चलो वाइड लिख देते हैं, रीड या हाँ या रीड कॉन्फिग, कॉन्फ़िगरेशन लिख दें, चलो रीड कॉन्फ़िगरेशन। क्या लिखते हैं, प्रॉपर्टीज फाइल को रीड करने का कोड बहुत आसान है। आपको लिखना पड़ता है क्या, न्यू पहले, हाँ बस ये देखो न्यू प्रॉपर्टीज जावा की एक क्लास है, इसका क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट बनाना। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे क्या है, न्यू प्रॉपर्टीज, देख रहे हो कोई आर्गुमेंट नहीं मांग रहा है, प्रॉपर्टीज क्लास का क्या बना दो, ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसके बाद प्रॉप, देखो डॉट है ना, प्रॉप डॉट, अब यहाँ पे देखो एक मेथड होगा लोड करके, लोड ही है ना, हाँ एक मेथड है कौन सा, लोड। प्रॉपर्टीज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है, फिर इसका कौन सा मेथड कॉल करना होता है, लोड। लोड में क्या भेजना होता है, जो प्रॉपर्टीज फाइल बनाए हो, जैसे बनाए हैं ना कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टीज कहीं रखी है ना, तो उसका क्या देना है, यहाँ देखो इनपुट स्ट्रीम, याद करो एक्सेल रीड कर रहे थे ना तो बताए थे, कोई भी फाइल रीड करते हैं तो जावा में कंसेप्ट होता है किसका, इनपुट स्ट्रीम या फाइल इनपुट स्ट्रीम का। किसी फाइल को रीड करने से पहले उसका क्या बनाना पड़ता है, इनपुट स्ट्रीम। देखो मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है, आर्गुमेंट में क्या मांग रहा है, इनपुट स्ट्रीम। बहुत जगह नहीं मांगता, तो जहां नहीं मांगता वहां क्या करता है जानते हो, तुमसे स्ट्रिंग लेके अंदर खुद इनपुट स्ट्रीम क्या करता है, बना देता है। और बहुत जगह कहता है भैया हम नहीं बनाएंगे, हमें बाहर से दो, जैसे इनका लोड लेते हैं,
याद करो एक्सेल वाला मेथड, बिना इनपुट स्ट्रीम के वो या न्यू फाइल करके बनाते हो तो क्या या वो उसका एक्सेल वाला तो डबल कोट्स में स्ट्रिंग से भी चल रहा था ना, तो वो मांग रहे थे और अंदर लेकिन बना रहे होंगे। यहाँ क्या कह रहा है, इनपुट स्ट्रीम का क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट। क्या करना होता है भाई, आसान है ना, बताया गया था। इनपुट स्ट्रीम याद रखो भाई, ये सब लिखो, नोट्स बनाओ क्लास के बाद। इनपुट स्ट्रीम क्या है, इंटरफेस है। फाइल इनपुट स्ट्रीम उसका क्या है, चाइल्ड है। और यहाँ भेज दो। क्या वैसे कहाँ हमने रखा है, प्रोजेक्ट के अंदर डायरेक्टली ही रख दिया था ना, तो डायरेक्ट ये तो मैं कुछ नहीं, बस यही पाथ देना है। क्या बन गई, यही इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्या कर दो, पास कर दो। फिर ट्राई कैश में बोलेगा करने को, क्लोज हो गया। ये प्रॉपर्टी क्या हो गई, लोड हो। लेकिन जानते हो ये जो प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट है ये क्या है बताओ। तो हमने क्या किया, फिर से देखो, न्यू प्रॉपर्टीज करके प्रॉपर्टीज का क्या बनाया है, ऑब्जेक्ट। यहाँ कुछ नहीं बात की, इसके बाद हमने इसका मेथड कॉल किया है क्या, लोड। और यहाँ दिया है अपने config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल का इनपुट स्ट्रीम। यहाँ से बना के देखो, बना के दिया है ना। तो जैसे ही ये लाइन चलेगी, वो जो प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट है इसके अंदर वो सारी क्या चीजें, ध्यान से देखो, ये प्रॉपर्टी और वैल्यू की वैल्यू के फॉर्मेट में स्टोर हो जाएंगी। अब देखो सारा सब कुछ कहाँ है, याद रखो, ध्यान से देखो भाई, सारा सब कुछ इसी के अंदर है। ये जो प्रॉप नाम का वेरिएबल है जिसके पास क्या है, प्रॉपर्टीज का ऑब्जेक्ट है, सब कुछ इसी के अंदर। अब अगर मेथड से बाहर निकल जाओगे तो लोकल वेरिएबल है, सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दो रास्ते हैं, या तो हम इसे क्या कर लें, रिटर्न ले, जो कॉल करे उसे मिल जाए, ठीक है। या तो इस वेरिएबल को हम जिसको अभी लोकल बनाए हैं, और ये तो देखो सबको ये कॉमन ही यूज करना है, तो हम इसको चाहें तो क्या बना दें, स्टैटिक बना दें। यहाँ आए ऊपर तो भाई क्या कर दें, ये लो, और नाम रख दें क्या इसका, प्रॉप करके नाम रख दें। और क्या रखें इसको, प्राइवेट रखें, चलो प्राइवेट रख देते हैं। या फिर चाहो तो ऐसा रख देते हैं, नॉन स्टैटिक रख देते हैं। चलो क्या रख देते हैं, वैसे स्टैटिक भी रख सकते हैं। स्टैटिक भी रखेंगे तब भी यूज करना क्या होगा, आसान। नॉन स्टैटिक रखेंगे तब भी क्या है, आसान। नॉन स्टैटिक रखने में भी कोई इशू नहीं। रीजन वेब यूटिल के साथ रहेगा, तो वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट तो जगह जगह हमारे पास है ही। जब जरूरत पड़ेगी तो हम क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। कैसे यूज कर लें भाई बताओ, ये प्रॉप है ना, प्राइवेट है ना, बाहर तो यूज कर नहीं पाएंगे। तब या तो क्या बना ले, एक गेटर मेथड बना ले। याद रखना नॉन स्टैटिक वेरिएबल सारे बनाना क्या, हमेशा प्राइवेट। बाहर जरूरत है तो क्या बना लो, गेटर। वैसे हम तो कहेंगे प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट क्या लेके करोगे, तुम्हें चाहिए तो प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू ना, तुम्हें चाहिए क्या, प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए, तुम्हें चाहिए प्रॉपर्टी के जो ऑब्जेक्ट के अंदर हर प्रॉपर्टी की वैल्यू है, किसी प्रॉपर्टी का नाम भेजो, उसकी वैल्यू हमें मिल जाए। जैसे यहाँ कितनी प्रॉपर्टीज है, 6 प्रॉपर्टी है, 6 वैल्यू। भाई देखो कैसे करोगे, गया वेब यूटिल पे ये था ना,
क्या लिखें, गेट मेथड ही बना लें, क्या नाम, गेट कॉन्फ़िग वेल मेथड बना लें। आर्गुमेंट में क्या भेज दें, ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी का नेम भेज दें। और प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट कहाँ है भाई, देखो हम नाम भी रखते हैं तो ध्यान से रखते हैं। जैसे देख रहे थे, ये कैसा नॉन स्टैटिक वेरिएबल, जब स्टैटिक बनाने के लिए सोचे थे तो कैपिटल लेटर में स्टार्ट करने के बारे में सोचे। जब नॉन स्टैटिक वेरिएबल बनाया तो हम यहाँ याद आया तो हम गए पहले से क्या किए, ये नेमिंग कन्वेंशन है। जैसे ये पूरी कम्युनिटी क्या करती है, इसे यूज करती है, तो हम लोग तो एक दूसरे के कोड को समझने में, यूज करने में क्या होती है, आसानी होती है। ये भी आपके एक एक्सपीरियंस की पहचान है कि आप नाम कैसा रख रहे थे, क्या आप प्रॉपर नेमिंग कन्वेंशन फॉलो कर रहे हो कि नहीं। अब जैसे लिखो, प्रॉप डॉट मेथड होता है क्या, गेट, और भेजना है क्या, ये प्रॉपर्टी का नेम, और मिल जाएगा तुम्हें क्या, प्रॉपर्टी की वैल्यू। वेरिएबल में ले लो, चाहो तो क्या करोगे, वेरिएबल में क्या लिखो, रिटर्न, और यहाँ वाइट जो क्या कर दो, मेथड का नाम गेट नहीं, सॉरी, गेट प्रॉपर्टी, मिल गया। अब इसकी जरूरत कहाँ थी, ये जो लॉगिन में डेटा भेज रहे थे, कहाँ, वैलिड लॉगिन में मेथड कौन सा था, ये वैलिड लॉगिन है ना। यहाँ तो हम तो कहेंगे अब उससे डेटा लेने की जरूरत नहीं, चाहे तो डेटा कहाँ से ले सकते हैं, प्रॉपर्टीज से ले सकते हैं। लेकिन ध्यान से देखो, यही तो टेस्ट केस के लिए भी यूज हो रहा है, लॉगिन वाले, यही तो किसके लिए हो रहा है, टेस्ट केस के लिए भी यूज हो रहा है। या इसको कैसे करोगे तब, बोलो, यहां इसको अगर हटा दें, प्रॉपर्टीज से उठा लें, तो जो लॉगिन वाला टेस्ट केस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तब या फिर ऐसा कर ले भाई, क्या करें, पहले तो इसका नाम चेंज करके रख देते हैं क्या, लॉगिन, अच्छा वैलिड लॉगिन ही रहते हैं, इसका नाम रख देते हैं क्या, कॉमन लॉगिन, या इसका नाम भी रख देते हैं क्या। तब लेकिन यार कंसेप्ट ये सब सीखो, यही तो यूज करोगे सब। ओवरलोडिंग इसीलिए था, दो टाइप, एक लॉगिन चाहिए जिसमें डेटा एक्सेल वाला चाहिए, एक लॉगिन चाहिए जिसमें डेटा एक्सेल वाला मतलब कोई आर्गुमेंट, भाई डेटा एक्सेल वाला चाहिए तो आर्गुमेंट चाहिए, डेटा एक्सेल वाला चाहिए तो आर्गुमेंट नहीं चाहिए। तो ये संभव है ना भाई, जो यहाँ मैप डॉट गेट कर रहे हो, अब तुम करोगे क्या, वेरिएबल का ऑब्जेक्ट नहीं है क्या भैया, अच्छा जीएन नाम से रखा है क्या, चलो जीएन डॉट गेट क्या हुआ, नहीं रीड, हमें तो हाँ एक काम, अच्छा एक काम करते हैं हम, नहीं रीड करना हो तो बात की बात, हमें तो अब निकालना हो। अच्छा एक चीज ये देखो, हाँ अच्छा भाई ये भी देख लो, ये वेब यूटिल, ये कॉल भी तो करना पड़ेगा, तो क्या रीड कॉन्फ़िगरेशन बार बार कॉल करें, देखो वेब, ये देखो क्या हम इसको क्या करें, बार बार कॉल करें, पहले रीड कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तभी तो डेटा जाएगा उसमें, और उसके बाद हम उसमें से क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे।
लेकिन क्या हर बार बार उसको रीड करें? एक ही बार रीड करके प्रॉपर्टी फाइल बन जाएगी ना। हम तो कहेंगे चाहो तो यहां, अच्छा एक मिनट भाई, ये प्रॉपर्टीज का जो ऑब्जेक्ट है, ये प्रॉप, इसमें क्या पढ़ा है बाय डिफॉल्ट? नल्ला दिमाग लगाओ भाई, चीजें लिखो जो नोट्स में समझ में आ रही है। तो यहां देखो, ऐसे कंडीशन लगाओ कि ये भाई जब ये चलेगा तो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये नहीं चलेगा तो प्रॉप में क्या पढ़ा है? नल। हम तो कहते हैं गेट कॉन्फिग वैल्यू में एक कंडीशन लगाओ, क्या? इफ प्रॉप डबल इक्वल टू क्या? नल। तो फिर कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दो? चलो नल होगा तो फिट कर देगा उसे, और फिट होगा ऑलरेडी मतलब नल नहीं होगा तो जो प्रॉप है उसी में से वैल्यू निकाल के तुम्हें क्या कर देगा? मेथड का नाम अच्छा हमने रखा है गेट कॉन्फिग वैल्यू। क्या नाम रखा है? गेट कॉन्फिग वैल्यू। हम यूजर, मेरा वो क्या है, एडमिन नहीं सॉरी, क्या है, यूजर अंडरस्कोर नहीं, नहीं ये तो डेटा है ना यार। एक मिनट देखो हाँ, क्या क्या रखना है पहले देखो। पहला क्या है? अच्छा पहला क्या है? वैल्यू है। दूसरा क्या है? वेब एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट। ऐसे ही लो और आ जाओ यहाँ भाई, कहाँ गए? यहाँ आ जाओ। यहाँ भी यूआरएल डाल रहे हो ना, gn डॉट वैल्यू, और यहाँ क्या भेज देना? यहाँ भेज देना क्या? यूआरएल। ऐसे ही ये क्रोम ब्राउजर यूज करना है, gn डॉट गेट कॉन्फिग वैल्यू, और यहाँ डाल देना क्या? क्या नाम रखा था? ब्राउजर। ब्राउजर, ठीक है। तो जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन है, जो एक क्लास टेस्ट केस चाहिए, वो कॉन्फिग फाइल में रखो और इस तरह से उसे क्या करो? यूज करो। अब जगह जगह क्रोम या यूआरएल तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं। इतनी बात समझ में आई? ये टेस्ट केस अब चल रहा होगा, चाहो तो चला के एक बार देख लो। कहाँ से चलेगा? रनर से। कौन सा? यही। रनर इसी में है। अच्छा ये और ये मेथड है। रजिस्टर्ड लीड से रखा, रजिस्टर्ड लीड मत रखो, क्रिएट लीड रखो। चलो ठीक है, इसको चला देते हैं। यार 2-3 साल के एक्सपीरियंस तो कहीं जाओगे नहीं 3 साल के, और मैनुअल पचाना बस की बात नहीं है, ऑटोमेशन ही है। समझ रहे हो? तुमसे सजेशन मांगेंगे ना यार तुरंत चीजों में। टीम में जाओगे लोग तुमसे पूछेंगे ना इसको कैसे करोगे यार, या इसमें तुम बताओ। तुम्हें पता चला कुछ सिर पैर समझ ही नहीं आ रहा है, एकदम दिमाग में चलना चाहिए ना, यहाँ से ये आ सकता है, ये ऐसे आ जाएगा, वो सोचने पे ही आएगा ना यार। खेलूंगा भाई। एक्सेप्शन आ रही है कोई? कौन सी है? स्क्रीनशॉट। फाइल नॉट फाउंड कहीं से आने लगी यार, पहले भी आ रही थी।
ये आ रही है किस लाइन पे, स्नैपशॉट लेने में, लेकिन स्नैपशॉट कहाँ ले रहा है, यहीं फेल हो जा रहा है ये तो ना। और यहाँ पे भी कहाँ फेल हो रहा है, यहाँ पे फेल हो रहा है। क्या एक्सेप्शन आ रही है, फाइल नॉट, यहाँ मैप डॉट गेट लिखा हुआ। अच्छा ये तो वो तो ये तो लॉगिन वाला टेस्ट केस है ना यार, तब क्या गड़बड़ है, यही सब देखो गड़बड़ होगी। अब देखो यहाँ पे क्रिएट लेट टेस्ट केस है ना, ये क्रिएट, अच्छा यहाँ मेथड कौन सा, ओहो ये वैलिड लॉगिन कॉल किए हो ना, आर्गुमेंट में रो डेटा भेजे हो ना, तो ओवरलोड किया है ना एक बिना, हमको कौन सा कॉल करना है, बिना आर्गुमेंट वाला ना। ओवरलोडिंग का एग्जांपल है ये सब। एग्जांपल अपने हिसाब से डिटेल में लिख दो, यही सब तो वो पूछेगा, जब पूछेगा इंटरव्यू में तुम तो हर चीज एग्जांपल के साथ वो पूछेगा कि इसका ये कहाँ यूज किया, तो ये जैसे ये सिनेरियो ओवरलोडिंग में बता दो। इनकैप्सुलेशन का तुम्हारे पास है, तुम्हारा हर पेज इसका है क्या, हर पेज में क्या होगा, पेज ओआर में क्या होगा, इनकैप्सुलेशन का यूज करोगे। इवन तुम लोग यहाँ पे अपने जेनरिक मेथड के भी जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल सारे क्या बनाए, प्राइवेट। किसी को ड्राइवर चाहिए तो हमने बनाया होगा ना एक मेथड गेट ड्राइवर, बनाया कि नहीं बनाया। वैलिड लॉगिन है, कहाँ कहाँ कहाँ, हाँ हाँ वैलिड लॉगिन में फेल हो रहा है, यहाँ फेल हो रहा है पासवर्ड के लिए। एक मिनट देखने एक्सेप्शन कौन सा है, तो स्नैपशॉट लेने में इसको दिक्कत आ रही है। यूजर नेम बॉक्स, कोई पाथ ऐसा है जो मिल नहीं रहा, स्नैपशॉट लेने का मेथड कॉल कर दिया गया होगा ना। अच्छा एक बार लॉगिन होके चला है, ये अब स्नैपशॉट से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इसने किया दूसरी बार दिक्कत आई है। तो यार देखो ये पता भी चलना चाहिए क्या एरर है, अब समझ में आ रहा है, ढंग से देखोगे तभी, नहीं तो ये तुम्हें दिन भर लग जाएगा इसको सॉल्व करने में। अब जैसे क्या हुआ, एक चक्कर ये चला, दूसरी बार दिक्कत आई, क्यों आई भाई, लॉग आउट करके लॉगिन कर दे रहे हैं, फिर से वैलिड लॉगिन कर रहे हैं। साइन आउट नहीं किया था, अच्छा साइन आउट मेथड खाली तो नहीं है भाई, अच्छा साइन आउट मेथड क्या है, खाली है, तो साइन आउट हुआ ही नहीं है ना। तो क्या करें, साइन आउट का यहाँ पे है ना, राइट क्लिक करो और इसे क्या करो, इंस्पेक्ट करो। और भाई याद रख लेना, सब लोग एक्सपाथ खूब अच्छे से बनाना जानते रहो, ये याद रखना। ये देखो साइन आउट है, डबल ए और फिर क्या, है ना, यही इसका भी बनाओगे भाई। देखो इसमें तो है ही, इसके लिए भी क्या करोगे, साइन आउट। इस क्लास के अंदर क्या है, ओआर है ना, ओआर में आके यहाँ बना तो है शायद लिंक टेस्ट साइन आउट, तो बस हमें यहाँ क्या करना था, ठीक। अब चलाओ, अब ये चलना चाहिए। क्लियर है ये। अब तुम्हारा ये जो टेस्ट केस है मल्टीपल डेटा सेट पे चल रहा है, और कॉन्फिग वैल्यू में तुमने क्या रखी है, अच्छा इसको फिर से चला के, एक बार चला था ना,
फिर यहाँ पे चलाओगे, सही करोगे, ठीक है। इसे सही करोगे तो सब चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। फ्रेमवर्क में कहाँ क्या है क्या नहीं है, कहाँ ये वैल्यू डालनी है, कहाँ क्या करना है, तुम्हारे लिए बोलना क्या हो जाएगा एकदम आसान। ऐसे तो याद करते रह जाओगे यार। सबसे आसान चीज होती है फ्रेमवर्क पे काम कर लेना, चीजें ऑटोमेट करके सबके हिसाब से 2-4 टेस्ट केस ऑटोमेट करो, सब अपने आप क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। जो चीज दिमाग में रची बसी रहेगी ना, उसकी अंग्रेजी भी अपने आप निकलेगी। टेक्निकल वर्ड ही तो इस्तेमाल करने हैं 70%, बाकी 25-30% कनेक्टिंग वर्ड यूज करके बोलना है। अब टेक्निकली नहीं पता रहेगा तब कहाँ से बोलोगे, याद थोड़ी नहीं कर पाओगे। इसको बस एकदम फ्रेमवर्क को अपना खुद चला के देख लो, हर चीज कहाँ है, उसके ऊपर 2-3 टेस्ट केस ऑटोमेट करके देख लो। जितनी दिक्कत आएगी इसका मतलब उतना ज्यादा सीखोगे, और जितनी दिक्कत आएगी उतना ही ज्यादा नई चीज क्या करोगे, उसको सीखोगे, अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। क्या हुआ फिर आगे? कहाँ दिक्कत आ रही है? स्नैपशॉट का पाथ गलत दिखा, पहले तो वही सही कर दो यार। कहीं स्नैपशॉट का मेथड कॉल किया गया है क्या? स्नैपशॉट कॉल किया, कहाँ किया जा रहा है? अच्छा ये बताओ, अब स्नैपशॉट आ रहा है ना, अब समझ में नहीं आ रहा है कॉल कहाँ से हो रहा है। तो एक काम करो, मेरे ख्याल से इसी वेब यूटिल के अंदर होगा। ढूंढते हैं कंट्रोल को, क्या है, क्या नाम है, गेट स्क्रीनशॉट होगा है। अच्छा गेट स्क्रीन शॉट, यहाँ से क्लिक मारोगे वो यहाँ ढूंढ के ले आएगा। अब ये जानना हो अगर कि इसे कौन कौन कॉल कर रहा है, ये तो दिख रहा है, ये नहीं पता ये किसको कॉल कर रहा है ये दिखेगा, लेकिन इसको कौन कॉल कर रहा है नहीं दिखेगा ना। तो क्लिक देखो फीचर है, मेथड पे जाओ, कर्सर ले जाओ, एक ऑप्शन आता है क्या, रेफरेंसेस, प्रोजेक्ट यूज, क्लिक करो, पूरे प्रोजेक्ट में जो जो इसको कॉल कर रहा होगा सबका नाम आ जाएगा। देखो इतने लोग कॉल कर रहे हैं, जहां भी कॉल कर रहे होंगे, कहाँ कर रहे हैं देखें। अच्छा देखो कैच है, स्नैपशॉट ले रहे हैं हर मेथड के अंदर। इस मेथड में क्या गड़बड़ है, एलिमेंट, अच्छा एलिमेंट नेम, ये तो गलत है ना भाई, नाम ऐसा रखना थोड़ी था भाई, ऐसे नाम नहीं रखना था। यहाँ तो फोल्डर का नाम होता है ना, फोल्डर का नाम क्या था। अब देखो ये है कोड में जगह जगह फोल्डर और फाइल का पाथ, ये सब कहाँ जाना चाहिए, कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। जो कॉमन इंफॉर्मेशन है पूरे प्रोजेक्ट में वो सब कुछ, जैसे एलिमेंट, अब स्नैपशॉट कहाँ रख रहे हो बताओ, कहाँ रख रहे हो बताओ स्नैपशॉट। स्नैपशॉट कोई फाइल है नहीं है ना। अच्छा टारगेट में आ रहा है स्क्रीनशॉट डॉट png, तो कहाँ रखना चाहते हो, टारगेट में रखना चाहते हो। चलो एक काम करते हैं, हम एक नया फोल्डर ही बना देते हैं जिसका नाम क्या रख दें, स्क्रीन शॉट्स रख दें। क्या मान लो टारगेट में रखना चाहें तो हम यार ऐसा कर लेना, ध्यान से देखो कहाँ गया हमारी वो कॉन्फ़िग फाइल, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज, और कॉन्फ़िग फाइल का नाम क्या रखते हैं, इसका नाम रखते हैं स्क्रीन शॉट्स फोल्डर। +2 मान लो हम कहाँ रखना चाहते हैं, स्क्रीन शॉट्स नाम के कहाँ पे, फोल्डर में, और फिर ऐसे क्या लगा देते हैं, या ऐसे ही रखते हैं डबल बैकस्लैश नहीं लगाते। अब यहाँ पे क्या लिखें, आ गया भाई, यहाँ पे लिखें ऐसे कुछ, तो तुम्हें पता है मेरे पास क्या है, एक मेथड है ना, क्या नाम है इसका, गेट
कॉन्फ़िग वैल्यू, और यहाँ भेज दें क्या, उसका नाम क्या था, स्क्रीन शॉट फोल्डर पाथ है, और प्लस एलिमेंट नाम को इसमें क्या कर दें, इसमें या तो हम तो कहेंगे तो भाई फॉरवर्ड स्लैश यूज कर रहे हो तो एक यूज करो, अगर दो यूज करना है तो क्या यूज करो, बैक स्लैश एलिमेंट नेम प्लस बिल्कुल डॉट, ठीक है, हो गया। अब यहां से तुम्हारा यहां पे जाएगा, फोल्डर का नाम क्या रखा है हमने, स्क्रीन शॉट्स, हम तो कहेंगे यहीं पे फोल्डर क्या कर देते हैं, प्रोजेक्ट में बना भी देते हैं न्यू करके, फोल्डर स्क्रीन शॉट्स, ठीक है। अब चला के देखो, अब भी दिक्कत आए तो, वैसे देखो दिक्कत तो क्या करो, अच्छा एस कैपिटल कहाँ, अच्छा ये शॉर्ट्स है, ये एक बार चेक कर लेते हैं, कॉपी करो और क्या कर दें, तो देखो रिजल्ट का फोल्डर पाथ, स्क्रीनशॉट का पाथ है ना, और डेटा का पाथ, यूजर नेम, पासवर्ड, ब्राउजर, यूआरएल है ना, इन्वायरमेंट, ये सारा सब कुछ कहाँ प्रोवाइड कर दो, उसी कॉन्फ़िग फाइल के अंदर। अब ये तुम्हारा हो गया, अब ये फ्रेम, तो इसको एक काम करो, नहीं नया बना रहे हो तो इसी को लो, इसी के देख के बनाओ ना, इसी में एक नया टेस्ट केस ऑटोमेट करो ना, कोड ये ले लो, इसमें कौन सी बुराई, चलता हुआ कोड ले लो, इसी को देख के क्रिएट लीड बना हुआ है, क्रिएट इनवॉइस बनाओ, ये तो बनाओ ना, अपने आप फ्रेमवर्क पूरा याद हो जाएगा अक्षर सर, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब तुम्हारा डेटा भी आ रहा है, कुछ डेटा एक्सेल से आ रहा है और कुछ डेटा कहाँ से आ रहा है, कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज से आ रहा है, वो आ रहा डेटा जो हर टेस्ट केस में क्या है, कॉमन है। अब इसके बाद अब ये तुम्हारे क्या हो गए, टेस्ट केस हो गए। अभी हम इनको रन कर रहे हैं, रन कहाँ से कर रहे हैं, अभी देखो इसमें एक तरह से कुछ कमियां हैं, पहले तो रन कैसे कर रहे हो, बोलो, एक तुमने बनाई है रनर नाम की क्या क्लास, वहां पे ऑब्जेक्ट बना के इसे कर रहे हो क्या कॉल, ये कर रहे हो पहली चीज। दूसरी चीज, अच्छा रिपोर्ट आ रही है, रिपोर्ट कौन सी आ रही है, इंस्टेंट रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, लेकिन कंसोल पे भी पता चलता है कौन से पास हो रहा है फेल हो रहा है, कंसोल पे नहीं पता चलता, एक्सटेंड रिपोर्ट खोलते हैं तब दिखता है। हमें चाहिए कि कंसोल पे भी ये चले कि 10 टेस्ट केस चले, 4 पास हुए, 6 फेल हुए, या जो भी है ये कंसोल पे भी दिखाई दे। अभी तो कंसोल पे क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, एक्सेप्शन आती है, कितने पास हुए फेल है देखना है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा, एक्सटेंड रिपोर्ट के अंदर। तो अगर रिपोर्ट भी कुछ एक आध और एक्स्ट्रा मिल जाए तो एक्सटेंड रिपोर्ट तो हमारे पास चलो है, एक आध रिपोर्ट अगर एक्स्ट्रा मिल जाए। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये बताओ, अब जैसे ये ऑटोमेट कर दोगे, कर दिया ना, अगला टेस्ट केस ऑटोमेट करें कौन सा, क्रिएट अकाउंट, तो वहां पे भी तो ये काम करोगे, लॉगिन तो क्या करोगे तुम, लॉगिन तो सब में करोगे ना, लॉगिन तो क्या करोगे, हर टेस्ट केस में लॉगिन करोगे ना, तो यही कोड बार बार रिपीट करोगे ना हर टेस्ट केस के अंदर, हर टेस्ट केस के अंदर इसी कोड को क्या करोगे, बार बार रिपीट करोगे, सब में यही काम करोगे ना, बस कुछ चीजें बदलेंगी, जैसे क्या फाइल का नाम बदल जाएगा, ये बदल जाएगा, बाकी चीजें क्या रहेंगी, सेम ही रहेंगी। तो तुम्हें एक चीज ये भी सोचनी है कि ये चीजें जो हैं यहाँ पे
ये हर टेस्ट केस में ऐसे ही आएंगे, और ऐसे मेरे पास सैकड़ों टेस्ट केस है, तो सैकड़ों जगह 6-6 लाइनें लिखी रहेंगी। ऐसा मैनेज करना कि ये हमें 100 जगह लिखने की जरूरत न पड़े। बात नंबर 3, हमें देखना है क्या, रिडंडेंसी। ये वर्ड याद रखो भाई, क्या करनी है, रिमूव करना। रिडंडेंसी क्या करनी है, रिमूव करनी। या डुप्लीकेसी, वही कोड डुप्लीकेट हर जगह यूज करोगे तो गड़बड़ है ना। या जिसे कहते हैं क्या, कोड में जो रिपीटेशन है उसे क्या करना है, रिमूव करना। बोलो, है ना। और फिर इसके बाद तो ये चीज भी हमें देखनी है। और भी हमें जैसे डेटा है, अभी मेरा सब अलग अलग डेटा भी चल रहा है ना, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, लगाना पड़ रहा है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, लूप लगाना पड़ रहा है। तो हम चाहें कि ये काम अगर मतलब जितना डेटा है ये चल जाए, लेकिन लूप लगाने की जरूरत, तो और अच्छा है, बिना लूप के ही चल जाए। 10 डेटा हो वहां तो 10 बार चल जाए, 4 डेटा हो तो कितने बार चल जाए, 4। लेकिन इसके लिए तो तुम जानते हो लूप लगाते हो ना, लेकिन बिना लूप के ही काम, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी और क्या हो जाए, कम हो। ये एक तरह से क्या, टेस्ट डेटा मैनेजमेंट, ठीक है। और रिपोर्टिंग हो सकती है। ये जो रन करने का प्रोसेस है, ये पहले से क्या हो जाएगा, आसान किया जा सकता है कि कोई क्लास बना के, मेन बना के, मेथड को कॉल करने की, ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने की जरूरत नहीं है। नहीं चलाना होगा तो क्या करोगे, फिर जाओगे जहां कॉल की हो उसे क्या करोगे, कमेंट करोगे, इस टाइप को करोगे ना। प्लस अच्छे ये बताओ, कई बार तुम्हारे पास ऐसी रिक्वायरमेंट रहेगी, जैसे 4 टेस्ट केस है, तुम्हें यह है कि एक टेस्ट केस अगर सही से चल जाए तभी इस टेस्ट केस को चलाने का मतलब है, नहीं तो नहीं। जैसे मान लो तुम्हारे 2 टेस्ट केस हैं, एक है क्या क्रिएट करने का, लीड या अकाउंट, और एक है क्रिएट करने का क्या, इनवॉइस। मान लो जो अकाउंट क्रिएट करने में अकाउंट क्रिएट होता है, इनवॉइस में क्या होगा, यूज। तो इनवॉइस वाला टेस्ट केस तभी सही से चलेगा जब अकाउंट वाला, अगर मान लो अकाउंट वाला सही से नहीं चला तो नहीं पाएगा, तब इनवॉइस को चलाने का कोई मतलब नहीं। ये चीज तुम खुद भी अचीव कर सकते हो। कैसे अचीव करोगे भाई, 2 टेस्ट केस मेथड, भाई एक टेस्ट केस के लिए मेथड बना रहे हो ना, मेन मेथड में वहां ऑब्जेक्ट बना के क्या कर रहे हो, कॉल कर रहे हो ना, वहां से कुछ रिटर्न लोगे, ट्रू फॉल्स के, अगर सही से चल जाए तो ट्रू रिटर्न करे, ना करे तो क्या करे, फॉल्स। फिर वहां इफ करके क्या लगाओगे, कंडीशन की, अगर ट्रू आ रहा है ना, अगर ट्रू आ रहा है तो ये वाला मेथड कॉल करें, इनवॉइस वाला, फॉल्स आ रहा है तो कॉल ना करें, एरर दे दें कि अकाउंट सही से नहीं चला, इसलिए अकाउंट इनवॉइस बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये इतना ड्रामा है ना, ये सही है ना, ऐसे वो ना करना, लेकिन बड़ा कितना वो हो जाएगा यार, मेरे 100-200-400 टेस्ट केस है, हम कैसे ये सब कितनी कंडीशन लगाएंगे, किसको यहाँ कॉल करेंगे, जैसे यहाँ रनर पे कॉल कर रहे हो ना अभी एक को, 200-400-600 टेस्ट केस होंगे ना, तो 600 यहाँ कैसे कॉल करोगे। मान लो कॉल भी कर दोगे, उसे कमेंट करना, चलाना, इसको भी अलग से क्या करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। ये और ये जैसे बताया, अगर ये एक रजिस्टर्ड लीड्स जैसे ये है, लोग ऐसे कर दें, रजिस्टर्ड लीड्स है ना, यहां क्या ले लो तुम, रिटर्न ले लो, क्या ट्रू, रिटर्न क्या ले लो, ट्रू, और वाइट की जगह क्या बना दो इसे, भूलो भाई। अगर ये सही से चलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, ठीक है। पहले ही अगर वो ऐसे लिख दो, हाँ, तो मतलब इस तरह से यहां फिर क्या करेंगे, कहां गया, यहां जाके कॉल करेंगे तो वेरिएबल में लेंगे, फिर कंडीशन लगाएंगे, इफ ये ट्रू है तो इसको कॉल करो, नहीं हो तो भाई इतना कैसे ड्रामा करेंगे। 600-700 टेस्ट केस है तो 1000-2000 लाइन तो यही चली जाएंगी मेरे रनर को भी मैनेज करने। अगर इनकी आपस में क्या हुई, एक दूसरे के साथ डिपेंडेंसी हुई, ठीक है। अच्छा, अभी यहाँ कितने टेस्ट केस हैं तुम्हारे, हम 600 बनाने वाले, पता है ना,
टेस्ट केसेस मेनली दो टाइप के होते हैं, एक स्मोक के लिए लिखे जाते हैं और दूसरा किसके लिए, रिग्रेशन। एक तो स्मोक होते हैं और दूसरे किस टाइप के होते हैं, रिग्रेशन। और तीसरे होते हैं नए टेस्ट केस, जिसे बोलते हैं क्या, सिस्टम टेस्ट केसेस। एक तो होते हैं क्या, नए टेस्ट केस जो नई रिक्वायरमेंट के लिए हम लिखते हैं, एक होते हैं मेरे पास कौन से, पुराने टेस्ट केस जो किसमें इस्तेमाल होता है, रिग्रेशन में, और एक मेरे पास क्या होते हैं, स्मोक। मान लो हमसे कोई कहे हमने 600 टेस्ट केस ऑटोमेट किए, कोई हमसे कहे अब सिर्फ स्मोक वाले चलो, अब उन 600 में से मान लो 45 स्मोक के हैं। जब स्मोक चलाते हो तुम चाहते हो 45 चलाएं, जब रिग्रेशन चलाते हो तुम चाहते हो पूरे पूरे 600 चलाएं। या तुम ऐसा चाहते हो 45 ऐसे चलाना चाहते हो और 455 555 चलाना चाहते हो, किसके बाद ऐसे रहोगे तब तो जाओगे हर जगह, वो 55 तो छोड़ो, वो देखोगे फिर उनको कमेंट, दूसरों को कमेंट करो तो तुम परेशान हो जाओगे ना। अगर ऐसा सिस्टम रहे कि जो टेस्ट केस चलाना रहे तुम बस इतना बोलो, एक जगह लिख दो क्या, स्मोक, तो अपने आप इन 600 में से वो टेस्ट केस चले जो स्मोक वाले 45, और जब लिख दें रिग्रेशन तब रिग्रेशन चले, और जब लिख दें स्मोक कॉमा रिग्रेशन इस टाइप से कर दो। ये अब सोचो, अगर ये चीज खुद से करना चाहे तो कर सकते, अगर ये प्रोविजन हम फ्रेमवर्क में देना चाहे, अपना एक फ्रेमवर्क जैसे बना रहे हैं ना, दे देंगे, और चीजें जोड़ जाड़ के कोड लिख के जो जो फंक्शनलिटी बोले वो हम सब कुछ यहाँ पे बना लेंगे। जैसे देखो डिपेंडेंसी का बता दिया तुमको, है ये ग्रुप का, स्मोक ग्रुप चलाना चाहते हो, क्या चलाना चाहते हो, रिलेशन चलाना चाहते हो, है ना। फिर ये बताओ, मतलब कई चीजें तुम हैं। अच्छा अभी जैसे रन करते हो तो कैसे रन होता है, पहला टेस्ट केस चलता है, दूसरा चलता है, तीसरा चलता है, ऐसे चलता है। अगर मान लो ऐसे चाहो 100 टेस्ट केस हैं, 30 एक से लेकर 30 तक इधर चल रहे हो, स्टार्ट हो गए हो, दूसरा और 21 से लेकर 70 तक यहाँ चल रहे हो, और 71 से लेकर 100 तक यहाँ चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हो, मतलब 3 टेस्ट केस। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, मल्टी थ्रेडिंग। ये भी मैनेज करना चाहो तो मैनेज कर सकते हो, सब कुछ कर लो, लेकिन सब कुछ करने के चक्कर में हजारों लाइनों का क्या लिखोगे, कोड लिखोगे, और इसके बाद 20 दिन 25 दिन महीने भर का क्या लोगे, सारी चीजें करनी है कि भाई हमें क्या करना है। ये जो रिपीटेडली टेस्ट केसेस के मतलब वही कोड है, हर जगह रिपीट हो रहा है, ये मैनेज करना है ना, ये है ना मैनेज करना। ये देखो हर टेस्ट केस में इतना ड्रामा करोगे ना यार, लॉगिन वागिन करके बहुत सा काम हर टेस्ट केस में करोगे ना, हर टेस्ट केस में लूप लगाओगे ना, तुम्हें उसकी रिपोर्ट भी चाहिए, प्लस तुम्हें ये कंसेप्ट चाहिए कि जब स्मोक चाहे तो स्मोक चल जाए, और ठीक है टेस्ट डेटा भी तुम मैनेज करना चाहते हो, बिना लूप के काम हो जाए। तो ये सारा सब कुछ करने के लिए या तो खुद से कोड अपने फ्रेमवर्क में ये चीजें लिखो, या एक बना बनाया क्या है, फ्रेमवर्क है, एक बना बनाया फ्रेमवर्क है जिसका नाम है क्या, टेस्टएनजी। ये टेस्ट केस देख रहे हो, अगर एक ही टेस्ट के एक ही डेटा मतलब अलग अलग डेटा पे चलाना है 10 बार तो ये भी कर दे, या सेम डेटा पे इस टेस्ट केस को 10 बार चला दे लेकिन बिना लूप लगाए, क्या बिना लूप लगाए। तो ये सब कुछ एक ऑलरेडी बना हुआ रेडीमेड फ्रेमवर्क है जिसका नाम क्या है, टेस्टएनजी। ओपन सोर्स है, इसका फुल फॉर्म क्या है, टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन, टेस्ट नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। टेस्टएनजी जावा में है, जावा लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो बस तुम्हें इसको यूज करो, सारी चीजें उसमें ऑलरेडी बनी पड़ी है, आपको ये सीखना है किसके लिए क्या यूज करना है। जैसे टेस्ट केस है, ये रन करना है तो ऑब्जेक्ट बना के मेथड बना के ऑब्जेक्ट बना के इसका मेथड ये कॉल कर रहे थे ना, अगर यहाँ पे तुम बस इतना लिख दो @टेस्ट, अच्छा अभी इसमें नहीं है, टेस्टएनजी का वो डाल देते हैं, देखो @टेस्ट। इसके बाद क्या होगा, जैसे ही @टेस्ट लिखोगे, यहाँ देखो @टेस्टएनजी लाइब्रेरी, अब देखो ठीक है, या इसको
यहाँ से भी रन डिबग का एक ऑप्शन आ जाता है इस तरह से। ये देखो, तो ये जो टेस्ट केस है ना, अब इसे रन करने के लिए इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अच्छा, तो मतलब जो काम वहां ऑब्जेक्ट बना के कॉल करना था एक टेस्ट केस के, जो भी तुम्हारा टेस्ट केस हो उसके ऊपर बस क्या लिख दो, @टेस्ट। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एनोटेशन। क्या बोलते हैं, एनोटेशन। ये बोलते हैं क्या, एनोटेशन। तो वही उतना ड्रामा करने की जरूरत नहीं, @टेस्ट एनोटेशन। लेकिन इसके लिए क्या होगी, टेस्टंजी की तुम्हें जार चाहिए। आजकल इक्लिप्स में पहले से ही क्या होती है, लगी है। देखो वहां कर्सर एरर आ रहा था ना, कर्सर ले गए, जैसे कर्सर लेके बोला क्या ऐड टेस्टंजी लाइब्रेरी, उस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद अच्छा, टेस्टंजी एक फ्रेमवर्क है ना, इसके पहले एक और फ्रेमवर्क था इसी से मिलता जुलता, पहले यही था, कौन, JUnit। ठीक है, तो इसीलिए जब भी कोई एनोटेशन या कुछ भी यूज करना तो ध्यान से देखना, जो इंपोर्ट हो रहा हो उसके नाम, इंपोर्ट में पैकेज के नाम में टेस्टंजी वर्ड है, JUnit ना। नहीं तो यूज करोगे JUnit और उम्मीद ये करोगे काम करेगी किसकी तरह, टेस्टंजी की तरह, ऐसा थोड़ी ना होगा ना। ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखो आ रहा है कि नहीं, @टेस्ट की है org.testng.annotation, और एक @टेस्ट आपको उसका भी मिलेगा, किसका, JUnit का, वो रहेगा .JUnit है ना। तो इस तरह से ये @टेस्ट। तो मान लो ये क्रिएट लीड के ऊपर हमने 3 टेस्ट केस या 4 टेस्ट केस बनाए, तो हम चाहें यहाँ पे 4 क्या बना सकते हैं, मेथड बना सकते हैं। यहाँ 4 क्या बना सकते हैं, मेथड, और हर मेथड के ऊपर @टेस्ट क्या डाल सकते हैं, एनोटेशन, और अपने आप चलाएंगे तो एक एक करके चल जाएगा। किसी रनर की, किसी ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं। आपको क्या करना है, आप जो मेथड आपका टेस्ट केस है उसके ऊपर जाके @टेस्ट बस लिख भर देना है। अब ये आप रन करोगे, अगर अब जैसे एक ऐसा नहीं, एक ही मेथड, एक मेथड है ना इसमें, रजिस्टर लीड्स। मान लो एक टेस्ट केस है तुम्हारा कौन सा, कैंसिल लीड। एक कौन सा है तुम्हारा, कैंसिल लीड या एडिट लीड है ना। तो एक मेथड और है, एक टेस्ट केस और ऑटोमेट करो, उसके ऊपर क्या एनोटेशन लिख दो, उसके ऊपर भी क्या लिख दो, @टेस्ट। तो मान लो इस क्लास के अंदर तुमने 4 टेस्ट केस ऑटोमेट किए, तो 4 मेथड बनाए, चारों के ऊपर जाके क्या लिख दो, @टेस्ट। कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाना, कुछ नहीं बनाना, रन करोगे एक एक करके चारों रन। बात समझ में आई कुछ, जैसे देखो, जैसे यही है, सब छोड़ो, इसी को देखो, लगा दिए हो ना। अब हम इसी को रन करेंगे, यही देखो, यहीं से रन बटन है ना, देखो रन का ऑप्शन यहाँ से भी आ रहा है। और नहीं कुछ मिले तो ये मेथड को ऐसे क्या करना, सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, एक ऑप्शन आएगा क्या, रन एज टेस्ट। ठीक है, या इस क्लास को सिलेक्ट करो, यहां से भी रन करते हो ना, रन एज टेस्ट। ऐसे करोगे तो पूरी क्लास रन होगी। 4 अगर टेस्ट केस के ऊपर @टेस्ट लगाए तो चारों एक एक करके क्या होंगे, रन होंगे। लेकिन किसी मेथड पे रख के ऐसे करोगे तो यही सिर्फ यही एक टेस्ट केस रन होगा, दूसरे रन नहीं। ये तुम्हारे बहुत सारे काम ऐसे क्या करेगा, आसान। No test found, nothing was नोटेशन तो हमने यूज की है किसकी, नहीं XML कोई बनाना जरूरी नहीं है, तो बनाते हैं हम लोग, तो बात की बात है।
एक टेस्टनरी डॉट एक्सएमएल ही ढूंढ रहा है, लेकिन ऐसा ढूंढना कोई जरूरी नहीं। सेकेंड, चेक काम करो, ये पहले हटाओ। यही दिक्कत कर रहा है। चेक काम करते हैं। तो ये देख रहे हो अच्छे, पहले ये देख रहे हो, जैसे एक टेस्ट केस बनाए हैं ना, क्रिएट लीड्स, रजिस्टर लीड्स है ना, जैसे मान लो एक कौन सा है, दूसरा है, उसका नाम जैसे मान लो क्या है, एडिट एंड सेव, ठीक है। एडिट क्या ऐसे लिख दें, वेरीफाई क्या, एडिट लीड, ये मेरा मान लो क्या है, अलग टेस्ट केस है। इसके ऊपर भी क्या लिखेंगे हम, @टेस्ट। इसको क्या बनाओ, ये देखो क्या हो गया दूसरा। अब इसके अंदर ये कोड लिखो किसका, दूसरे टेस्ट केस, ऐसे तीसरा टेस्ट केस हो, चौथा टेस्ट केस हो, सबके अंदर क्या कर दो, इसी तरह से ये मेथड्स बना के इसके अंदर पूरा कोड लिखना। अब चलाना होगा, तुम्हारे सिस्टम पे चलेगा, यहीं से चलाओ, या यहाँ देख लो इसमें रन ऑल करके भी आ रहा है ना, ऐसे क्लिक करोगे एक एक करके अपने आप क्या हो जाएगा, रन, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, अगर तुम्हें इसका बिहेवियर समझना है तो एक काम करो, पहले अब इसको जरा अपने सिस्टम पे सब लोग क्या करो, इसको हाँ इंस्टॉल करो, ट्राई करो, और एक दो टेस्ट केस और आपको टेस्ट केस क्या करो और ऑटोमेटिक, फिर बैठो 2-4 घंटे में हो जाएगा यार। तुम्हें 10 बार फ्रेमवर्क को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर उसको एक बार तुम क्या कर दोगे, उसके ऊपर चीजें ऑटोमेट कर दोगे, तो तुम्हें 10 बार उसको दिमाग में रखना, बार बार समय उसमें ज्यादा लोगे। तो होगा कि रोज आधे घंटे 1 घंटे रख रहे हो, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे इंप्लीमेंट करो।